देख लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पागरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहा है नेत्र रोग कारण, उपचार और बीका बचाव के बारे में। आपने शरीर में आँख ऐसी एक चीज़ है जिसकी अगर ज़रूरत है तो आपने सबने पता है कि क्यों ज़रूरत है। अगर आँख नहीं है और सही नहीं है तो आपनो दिनचर्या ही खराब हो जाए, आपनो जीवन ही खराब हो जाए, क्योंकि बिना देखे आपनो जीवन ही व्यर्थ है। आपने देखा हाँ, महसूस करा हाँ, तभी आपनो काम कर पावा। यानी शरीर में कहो जावे है कि जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी देखभाल करना भी आपने लिए अति आवश्यक है। अब आप ई की देखभाल किया करा, क्योंकि मौसम के साथ साथ ही में बहुत सारी परेशानी आ जाए, जहाँ की मौसमी बीमारियां आपने चला है तो आँख से संबंधित भी हो सके और ऐसी कई गंभीर बीमारियां भी हो जावे हैं जिससे आपनो जो अंधपन है भी बढ़ सके हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, इस सब की चर्चा लेकर आज की चौपाल में आया है और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी ने, जो कि वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर हैं SMS अस्पताल जयपुर में। डॉक्टर साहब, था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। चौपाल कार्यक्रम देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब जी, आज आप नेत्र की बात कर रहा, आँखियाँ की बात कर रहा, तो सबसे पहले आपसे आई जाना कि भाई ऐसी कौन सी आम समस्या तो अपनी बहुत सारी हैं, तो भी का कारण क्या है? पूजा जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि आँख एक ऐसी सबसे कोमल अंग है हमारे शरीर का और सबसे एक्सपोज्ड है अंग है, सबसे बाहर है। तो ये आँख में क्या है कि हर तरह की मौसम, जरा सा मौसम बदलाव हुआ है तो आँख प्रभावित हुआ है, बच्चा हुआ तो बा में अलग प्रभाव हुआ है, बड़ा हुआ तो अलग प्रभाव, शरीर में कोई बीमारी जी हाँ कोई शुगर हो गया हो तो अलग प्रभाव हुआ है, में सबसे पहले अंधोपन आवे और BP बढ़ गया है तो भी आँख पर प्रभाव पड़ा है। कोई भी तरह की बीमारी हो आँख जरूर प्रभावित हुआ है, क्योंकि वो सबसे कोमल है, इसमें सब ये एक अंग भी है तो ये देखने का फंक्शन भी है इसका। तो देखने वाला काम, जैसे आप समझते हैं कि देखने वाला काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। बिल्कुल, जब आप साफ देखोगे नहीं तो आप परफॉर्म कैसे करोगे। तो इस पे मौसम का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। मौसम के अंदर सबसे पहला तो अभी एलर्जी, आपने आजकल तो चूँकि पोल्यूशन वगैरह इतना बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई है, कंप्यूटर यूज़ और स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि ये एलर्जी, सूखापन, ये आजकल प्राय हर मौसम में प्राय हर उम्र के आदमी को हो रही है। और ये कंप्यूटर और मोबाइल की वजह से तो ऐसा माना जा रहा है हमारे उसमें कि कोविड के बाद वह एक नया जो एपिडेमिक के रूप में इसको देखा जा रहा है, जो ड्राई आई और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने वाला है आम पब्लिक में। आजकल की OPD में सबसे ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा मरीज इसी पेशेंट के। एलर्जी वगैरह मौसम पे होती है, होली दिवाली अलग अलग टाइम आता है तो उनकी और उनके जनित बीमारी है। फसल बाड़ी जिस समय कट रही होती है तो उसके अपने ऑक्यूपेशन रिलेटेड खतरे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आजकल वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोविड के बाद में तो कई तरह के इन्फेक्शंस भी इतने में देखने में आ रहे हैं, जैसे फंगस है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। इसी तरह आई फ्लू जैसी बीमारियां भी आजकल पूरे साल चल रही हैं, जबकि एक समय था जो केवल जुलाई अगस्त के मौसम में आया करती थी, सितंबर तक चली जाती थी। आजकल तो वो लगभग पूरे साल चल रही है। तो उसकी एंडेमिसिटी रेट जिसको बोलते हैं, हर वक्त चलने वाली एंडेमिसिटी रेट बहुत बढ़ गई है। तो जी कि अभी आपने मुझे बहुत सारी बीमारियां भी बता दी कि कहीं अपनी आँखों में परेशानी है, और कारण भी बतायो कि जी कि आप ज़्यादा कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा तेज़ रोशनी में एकदम से आ गया है, और बी पर मौसम को भी प्रभाव हो रहा है। अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो भी आँखें में आपने जलन हो जाए, ठंड है तो एक अलग तरीक़ों को आँखों में से पानी आवा लग जाए। तो आपसे आ जानना चाहा कि रोग तो बहुत सारा है, लेकिन अगर हर एक मौसम की बात करा, जैसे कि अगर सर्दी की बात करा तो सर्दी में खासकर कौन सी परेशानी अपनी आँखों में होए और भी का बचाव आपने किया करना है? सर्दी या सर्दी के जस्ट बीतने वाला समय होता है, ये दो तरह की एलर्जी लाता है। एक
बचपन की एलर्जी होती है, आजकल बचपन भी में जो एलर्जी चल रही है वो भी 15-20 साल तक की उम्र तक की चल रही है, तो वो उसको बोलते हैं स्प्रिंग कैटार। वो अक्सर बहुत ही कम उम्र में 4-5 साल की उम्र के बच्चों में आ जाती है और ये उस समय की सबसे गंभीर बीमारी में से आती है। उसका उपचार करना भी बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि गर्मी, बच्चा तो बाहर खेलने जाएगा, तो जैसे ही गर्मी आती है उसकी तो सबसे ज़्यादा लाल होना और सारा दिन खुजली करना, जिसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत बढ़ जाती है। बड़ों में अक्सर ये देखा जाता है आजकल कि सीजन जो है एक कॉन्फाउंडिंग फैक्टर बन गया। पूर्व में भी चल रही है बीमारी, जैसे कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है 8-8, 9-9 घंटे, तो पहले से ड्राइनेस है, और जैसे ही मौसम बदला और उसको सहन नहीं हुई तो सबसे पहले उसको चपेट में आता है। तो ऐसे में जो मौसम के बदलाव हैं उनसे बचने का एक साधारण से एक तो चश्मा का उपयोग जो है, यानी कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस के रूप में उपयोग जब भी कोई आदमी बाहर जाए, ख़ास तौर पर गाड़ी में जाए, क्योंकि हमारा जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो बेहद सूखा और बेहद तेज़ धूप और तेज़ ठंड सभी में हमारा एक्सट्रीम है, इसलिए उसके तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आजकल सभी तरह के प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, और कुछ दूसरे देशों में तो विकसित देशों में तो ये मैंडेटरी होता है कि आप कोई भी काम करोगे अपना ऑक्यूपेशन रिलेटेड होने पर आपको ये पहनकर ही अपना काम करना है, वरना आपको काम करना अलाउड ही नहीं है। तो जैसे खेती किसानी में वैसे तो पसीना वगैरह खूब आता है, लेकिन अब बचाव ही एक उपाय है इसमें एलर्जीज में। जी, तो आपने सावधानी रखनी है कि आपने बचाव करना है, किया को बचाव करना है, और भी अपने डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब एक बात यह कि आप अगर साफ सफाई की बात करा तो आपनी साफ सफाई और आँखें को कितनो तालमेल है। अगर अपना हाथ साफ नहीं है तो कहीं आपने आँखें के संबंधी परेशानी हो, क्योंकि खासकर टाबरा में देखियो जाए तो अगर वो आँख में हाथ लगा लियो, गंदो हाथ लगा लियो, तो फिर अपनी आँखों में परेशानी हो जाए, खुजली हो, बाकी परेशानी हो जाए, और जहाँ की आँखें लाल पड़ जावे हैं वो हो सके। तो कहीं साफ सफाई के जरिए आप अपनी आँखा ने परेशान होने से बचा सका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बचपन में तो बीमारियां होती ही हाइजीन रिलेटेड ही हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो वो हाथों से चलता है, हाथों के बल, और सब जगह हाथ लगाता है, तो उसके हाथ और नाखून में सबसे ज़्यादा कीटाणु माने जाते हैं। ऐसे में अगर बच्चा मसल ले तो पूरा इन्फेक्शन सीधा ही लोड के रूप में आँख में डल सकता है। रही बात दूसरी जो एडल्ट्स है उनकी साफ़ सफाई है, तो बेहद साधारण हमारे यहाँ जो साफ़ सुथरा पानी हो उससे दिन में 3 से 4 बार आँख धोएं, ये सबसे अच्छा उपाय। लेकिन अगर किसी को लाल हो जाए तो इसको लेकर जितनी जल्दी हो सके चिकित्सक से संपर्क करें और उन्हें दिखाएं कि वो किस तरीके से उसको ठीक करें, और जैसा जैसा चिकित्सक राय दे उसके हिसाब से इसको दवाई उपयोग। अगर किसी की चोट लग जाए तो सबसे पहले तो साफ़ पानी से धोएं, और अगर चोट गहरी है तो तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें, और उसी समय अपने घर में अपना विजन भी नापते रखें। अगर किसी बच्चे को लग गई है और अगर उसको विजन ठीक है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर विजन में कमी उसी समय दिख जाए, माँ बाप कोई दूर से अंगुली गिनाने से या कोई ABCD पढ़ाने से, कैलेंडर दिखाने से अगर उसको लगता है उनके घर वालों को कि कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया है, तो इसमें देरी ना करें। आजकल जो चिकित्सा है वो बहुत सुलभ हो गई है और लगभग 24 आवर ही है लगभग सभी जगह पे, और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हाथों हाथ ही सर्जरी हो जाती है। और SMS जैसे विश्व स्तरीय अस्पताल है जहाँ पे 24 आवर तो है ही, और निःशुल्क और है। निःशुल्क होने के बाद कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है। जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें चिकित्सक के, और ऑपरेशन की जो सलाह दे उसे तुरंत ही उस पर अमल करें। अगर आपका घर में कभी आपने चोट भी लग गई है आँखें पे या कोई परेशानी हो गई है तो भाई खुद आपने चिकित्सक बनवा की ज़रूरत नहीं है, खुद ने डॉक्टर नहीं बनना है, घरेलू इलाज नहीं करने है, क्योंकि आँखें को मामलों है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर थोड़ी सी भी परेशानी बढ़ गई तो आपकी परेशानी और बढ़ सके है। तो इलिए तुरंत आपने डॉक्टर साहब से मिलना है, वो जो भी आपने सलाह दें, जो भी दवाई दें, बिल्कुल सही तरीके से उपयोग भी करना है। इसे ही आप अपनी आँखा ने बचा सका। और दूसरी रही सावधानी की बात, तो साफ़ सफाई को आपने पूरा ध्यान रखना है।
डॉक्टर साहब, जी हाँ, आपने पहले बताया कि ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल को इस्तेमाल करवा से भी अपना आँखा की रोशनी धीरे धीरे कम होती जावे, लेकिन आज को जो ज़मानो है बी में आपा इनसे पीछे तो नहीं रह सका, क्योंकि जो भी आपनो काम है वो मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए हो। पढ़ाई की बात करा, शिक्षा की बात करा तो वो भी आपने टापरा की ई से ही चाले है। तो ऐसो काई करा कि वो इस्तेमाल भी करे और भी को दुष्प्रभाव अपनी आँखा पर भी नहीं पड़े। इसमें ये करे जा सके है कि आपने जो मोबाइल है अब जहाँ तक हो सके वो सीमित इस्तेमाल है, और अगर देना ही पड़ जाए तो आजकल जो बड़ा टैब आवे है अपना, उस टैब में फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हुआ है और एक निश्चित दूरी पर रख करके बच्चा पढ़े, ना कि रज़ाई में बैठा बैठा या बिस्तर पे बैठा बैठा पढ़े, जिससे सिलेंड्रिकल नंबर और इस तरह के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। और अगर जो बड़े हैं जो कंप्यूटर डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैं ये राय देना चाहता हूँ कि वो अपनी जहाँ आप वो बैठे हैं, एक तो आराम चेयर ना हो, कुर्सी जो है हमेशा सीधे बैक वाली और सीधा बेस वाली होनी चाहिए रादर देन आराम वाली। इससे क्या है, जब रीढ़ की हड्डी आराम वाले में टेढ़ी हो जाती है जिससे ज़्यादा स्ट्रेन सीधा पड़ता है इस आँख पे, और जो आँख का और कंप्यूटर का लेवल है वो हमें 10 इंच नीचे रखनी चाहिए, सो दैट इस नीचे रखने से हमारी पलकें उसे यूं देखेंगी, जिससे हमारा जो एक्सपोज्ड पार्ट है जो सीधा सामने आवे अपने रेडिएशन जो सीधी आवे वह बहुत ही कम दूरी में आवेगा, तो इसके जो है ना फलस्वरूप काफ़ी कम एक्सपोजर हो जाएगा। और हो सके तो जो कंप्यूटर का जो कंट्रास्ट है वो ब्राइटनेस न रखी जाए, कम से कम रखे जाएँ। और आजकल तो एक बहुत अच्छी कंपनी की आगे लगाने वाली स्क्रीन भी आती है जिससे रेडिएशन फिल्टर हो जाती है, वो स्क्रीन भी उसके आगे लगाई जाए। तो मतलब अगर आपने इस्तेमाल करना है तो एक तो स्क्रीन को उपयोग आपा कर सका हाँ, और एक सीध में ना रखकर अपनी पलका झुकी रहें, ऐसी स्थिति में आपने कंप्यूटर या मोबाइल रखना चाहिए और थोड़ी दूरी रखें, और ज़्यादा रोशनी में भी को उपयोग ना करें, या फिर बिल्कुल अंधेरा कमरा में भी आपा नहीं चलावा जिससे ज़्यादा नुकसानदायी हो सके है। और हो सके तो हर अपनी जो ब्लिंक रेट है बहुत ज़्यादा, जब हम खास तौर पर युवा किशोर बच्चे जो हैं वो आँख मोबाइल के अंदर एक बार घुस जाते हैं तो आँख को झपकाना ही भूल जाते हैं, वो इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस चीज़ में, तो वो उस चीज़ को ख्याल रखें। और जो कंप्यूटर पे लंबे लंबे 10-10 घंटे काम करते हैं वो लोग भी अपना जितना हो सके अपनी ब्लिंक रेट को अच्छी रखें, और हो सके तो हर आधा घंटा 20 मिनट 40 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक के रूप में चाहे कैसे भी हो, किसी अपने पार्टनर के साथ, कंपेनियन के साथ, कोलीग्स के साथ बातचीत करें। अगर ड्राइनेस की आपको सिम्टम आ गए हैं तो आप चिकित्सक से राय लें, और जो वो लुब्रिकेंट्स या जो वो करें हैं वो अपने ऑफिस में ही रखें आप, और अपने ऑफिस की ड्रॉवर में रखें। हर 2 घंटे बाद उसको डालें, जिससे उसी समय उसको आराम भी मिलेगा और वो गैप भी आ जाएगा इसी में। जी, तो आ चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि भाई लगातार आप अगर कोई चीज़ ने देख रहे हैं और आँखें गड़ाड़ देख रहे हैं तो वो भी आपने लिए गलत है। बारी बारी आपने आँखें झपकाते भी रहनी है, और थोड़ी थोड़ी देर में या तो आप अपनी आँख बंद करके 5 मिनट को ब्रेक ले लो, या फिर बट्ठे से हटकर कोई और से बातचीत में लग जाओ, जिससे अपनी आँखें ने भी आराम की आवश्यकता हो सके है। क्योंकि लगातार अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो परेशान होए कोई बिया ही अपनी आँखें हैं, अगर लगातार या आप देख रहे हैं और स्क्रीन देख रहे हैं तो आपने परेशानी हो सके है। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ कि आपने जिया की युवा की बात बताई, तो कई बार चालता चालता एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी चलाते हुए, और बाद में जब पता चला कि भाई कहीं परेशानी हुई, क्यों दिख नहीं रहे हो, साफ नहीं दिख रहे हो, इलिए एक्सीडेंट हो गया, आपने खुद ने नहीं पता चले कि अपनी आँखा की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है, या दूर को या पास को आपने दिखना कम हो गया, तो कौन सा ऐसा लक्षण है जिसे आप खुद समझ सका कि भाई अब आपने परेशानी होनी शुरू हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो इलाज लेना ही है। जब आमतौर पर आजकल हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने वालों को खास बात ये होती है कि वो बड़ी जल्दी भांप लेते हैं, उनको गाड़ी का किसी का नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति है तो इसको आप आगे ना खिसकाएं, बिल्कुल आगे ना खिसकाएं, प्रॉपर रूप से चश्मा लें। और जो अपने वयोवृद्ध लोग हैं थोड़े, उनको अगर एक बहुत कॉमन बीमारी आजकल मोतियाबिंद है, जो मोतियाबिंद पहले जो 60-70 के आसपास की उम्र में आया करता था, आजकल हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही यंग एज में आ रहा है। 40 के बाद ही काफ़ी शुरू हो जाता है, या 50 में तो काफ़ी हमें मिल रहा है, काफ़ी संख्या में। ऐसे व्यक्तियों को अगर चिकित्सक कह दें ऑपरेशन के लिए तो उन्हें एक तो देरी नहीं करनी चाहिए, और
उन्हें उसी समय रात की ड्राइविंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि रात को ड्राइविंग के का सामने से जब लाइट आती है तो हमारी आँखें बंद हो जावे, क्योंकि वो स्कैटरिंग है। तो एक बार स्कैटरिंग आ गई, आँख बंद हो गई, और अगर अपना हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उसके तो परिणाम एक क्या हो सेकंड में सकते भी हैं। कुछ भी हो जी, सके। जी। और टू व्हीलर है और साइड में चल रहा है तो भी साइड में रोड के टूटी हुई रोड से एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत जाता है। बेहतर है कि वो रात को ड्राइविंग ना करी जाए, दिन में भी वो सावधानी से करें, बड़ी रोड पे ना चलाएं। तो डॉक्टर साहब, जब आपने मोतियाबिंद की बात शुरू ही कर दी है तो आप ही जान लेवा कि भाई इसका कारण क्या है। जिया कि पहले तो बड़ा बुजुर्गा में ही हो तो करो, लेकिन अब आपने टाबरा में भी देखबा को नहीं मिले हो, तो भी का कारण कहीं है? कहीं अपनी दिनचर्या को प्रभाव पड़ रहे हो, या आपने खान पीन में बदलाव को प्रभाव पड़ रहे हो, या आप जो आजकल सिर्फ बैठे रहबा को काम कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से अपना कोई भी प्रबल काम नहीं हो रहे हो, बी के कारण हो रहे हो? बिल्कुल आपने सही पकड़ा, और आपने जितने कारण बताए वो सभी लागू हो रहे हैं जी। हमारे देश में। ये भी देखने को आ रहा है कि हर बीमारी एक दशक पहले आ रही है। जो पहले डायबिटीज़ भी लेट होती थी वो बहुत अर्ली आने लग गई है। जोड़ों का दर्द है जो पहले लेट आया करता था वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। ब्लड प्रेशर जो आज पहले ही 60-70 साल में आया करता था आजकल 32 साल की उम्र में आ रहे हैं। सफ़ेद बाल पहले बहुत लेट हुआ करते थे, आजकल बहुत यंग एज में आ रहा है। इसी तरीके से मोतियाबिंद भी ऐसा ही है। ये भी एक सिस्टमिक बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें खूब सारे कारक हैं। जैसे आपने बताया खान पान तो एक ऐसी चीज़ है जो शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है, और इसी तरह हमारा कंप्यूटर से लेकर के हमारे काम इसी प्रकार हो गए हैं। प्लस आजकल थोड़ा हमारा एक्सपोजर भी ज़्यादा हो गया है, केयरलेसनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और एक्सपोजर भी ज़्यादा है। जैसे आपने बताया एक्सीडेंट से लेकर के ट्रॉमा भी ज़्यादा हो गए, चोटिल होते ही मोतियाबिंद सबसे पहले होता है। तो मोतियाबिंद को इलाज संभव है जो कि ऑपरेशन के जरिए है, तो आप क्या पता करा कि भाई अपनी पहली स्तर चल रहे हो, दूसरो चल रहे हो, या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, अब तो ऑपरेशन ही कराने हो? कहीं शुरुआती दौर में अगर आपने पता चल गया कि आपने मोतियाबिंद की परेशानी हो गई है तो बी को इलाज संभव है? आजकल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम मोतियाबिंद को 100 साल के आदमी को भी हम ऑपरेशन करके 10 साल के बराबर के बच्चे की बराबर की रोशनी दी जा सकती है। ये शरीर का एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम बिल्कुल आदमी के यंग पर्सन के बराबर की वो अंग को दे सकते हैं। बाकी कोई अंग ऐसा नहीं होता हमारे जिसका ऑपरेशन करके हम वापस बहाल कर सकें, उसे बाल अवस्था में बहाल कर सकें जी। तो ये मोतियाबिंद का इतना सुगम ऑपरेशन है। और आजकल बहुत वैरायटी के लेंसेज आए हुए हैं जिसमें आपको कई तरह की रेंज मिलती है और देखने से लेकर के, और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में जैसे हमारे राजस्थान में पूरी तरह से निःशुल्क है, और सभी टॉप एंड मशीनों से भी है, और टॉप एंड मशीनों से सभी चिकित्सक बेहद ही कुशल हैं। तो वो इस सबको देखते हुए इंसान को इस जैसे मामूली बीमारी को देरी नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद में और दूसरी बीमारियां कभी आएँ और जुड़ें उस टाइम हम ना कर दें कि अब तो ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपके ये हो गया, बीमारी शुगर ज़्यादा आ गई है या हार्ट का कुछ हो गया तो अब हम ये नहीं करेंगे। इससे तो अच्छा ही ये छोटी छोटी बीमारियों को, इस जैसी बीमारियों को, ये छोटी तो नहीं है लेकिन बट इलाज आपने हो सके, इलाज आपने जल्दी करावा है तो ज़्यादा बेटर। जैसे कि आपने बता दियो कि भाई आँखें सूखी भी हो जावे हैं, कई बार आँखें लाल भी हो जावे हैं, कई बार आँखें में खुजली भी मच जावे, बिया एक काला पानी की परेशानी भी है जो आमतौर पर सुनबा में आ रही है। तो आप परेशानी कहाँ है और इन्हें आप क्या समझ सका और उपचार क्या कराए? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि काला पानी, काला मोतिया ये एक ही शब्द हैं। इसमें ना तो कुछ काला होता है ना पानी होता है। असल में इसमें आँख में एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से पीछे की नस सूख जाती है। इसी धीरे धीरे सूखने को हम काला पानी या काला मोतिया बोलते हैं। अक्सर तो ये जेनेटिक होता है इसमें रोल, पर ये भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो गया और अंधता का आजकल हमारे यहाँ तीसरे चौथे दर्जे का कारण बन गया है। पहला तो कैटरेक्ट ही है, लेकिन उसके बाद ये कैटरेक्ट मगर की खास बात है कि कैटरेक्ट को आप ठीक कर सकते हो। काला पानी में जितना नस खत्म हो गई है, सूख गई है, मर चुकी है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका जितनी जल्दी हो सके पता लगे, और पता लगने पे चूँकि ये अनुवांशिक होता है तो जो आगे की जो पीढ़ी है या पीछे की जो पीढ़ी है उनको भी स्क्रीनिंग साथ में होनी चाहिए कि उनके बारे में भी बता दिया जाए, उनके भी किसी के हो तो जल्दी डायग्नोज हो। और फिर आजकल सब तरह की टॉप एंड दवाइयाँ आ रखी हैं
और सर्जरी भी होती है इसकी, जहाँ रोका जा सकता है। जो ख़त्म हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जहाँ है उतना रोका जा सकता है जी। इसलिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं और आजकल गांव-गांव में उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर साहब ई का लक्षण आप किया पहचाना कि शुरुआती दौर में अगर आपने आप परेशानी हो गई है कि नस में सुखाव आते जा रहा है, तो बी के लिए आपने क्या करना चाहिए? वैसे तो ये ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण बहुत ही लेट आते हैं। जब 80-90% आँख समाप्त हो जाती है, नस सूख जाती है, तभी किसी दिन वो चिकित्सक के पास जाते हैं। उस समय चिकित्सक ही पकड़ते हैं कि आपको ये बीमारी भी है। मतलब शुरुआती लक्षण आप में ऐसा कुछ है ही नहीं, होते नहीं है इसके। इसलिए सबको 40 साल के बाद एक रूटीनली प्रेशर की जांच, यानी आँख का जो प्रेशर होता है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वैसे आँख का भी प्रेशर होता है जी। तो मेरी राय रहेगी कि कोई भी व्यक्ति 40 साल के बाद में एक बार जरूर चिकित्सक के पास जाए और आँख की, चूँकि आजकल ये जो प्रेशर नापने की मशीनें और ये जो सभी क्लिनिक्स में हैं और सभी कॉलोनियों में हैं, आपको ज़्यादा और सभी अस्पतालों में लंबा प्रोसीजर नहीं रहा आजकल, बहुत छोटा प्रोसीजर हो गया है। जाओ और आपको 10 मिनट बाद सब कुछ हो जाएगा जी। तो वो उनको ये प्रीलिमिनरी जांचें शरीर आँख की कर ही लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पर काला पानी की एक समस्या ये भी होती है कि जिन लोगों में शुगर हो उसमें ये और बढ़ जाता है, किसी गठिया हो तो उसमें भी बढ़ जाता है, किसी की ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी बढ़ जाता है। तो काला पानी तो एक आजकल सभी के अंदर एसोसिएटेड कंफाउंडिंग फैक्टर बन गया। जी हाँ, थे बताया कि अगर आपने शुगर की परेशानी है या गठिया की परेशानी है या ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो आपने काला पानी की परेशानी हो सके या आँख संबंधी और परेशानी, ऐसी कौन-कौन सी और गंभीर बीमारियां हैं जी के जरिए भी अपनी आँखें पर प्रभाव पड़ सके है? आँख ऐसी बीमारी है, आँख ऐसी एक अंग है जो कि लगभग सभी बीमारियों के चपेट में आ सकता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। अर्ली, बहुत ही कम उम्र में छोटे बच्चों में से ही कैंसर स्टार्ट होते हैं आँख के, और ये हर दूसरे कैंसरों में भी बड़ी जल्दी ही इस तक सेकेंडरीज पहुंच सकती हैं। तो इसके अलावा शुगर में इंसान को सबसे पहले किडनी डैमेज और आँख डैमेज, यही दो होती हैं जी। इसी तरह आँख ब्लड प्रेशर के अंदर एक्सट्रीम में खून का थक्का जम जाए तो केवल 5 मिनट में ही आँख की रोशनी खत्म हो सकती है और फिर वो भी परमानेंट खत्म होती है। तो इसी ऐसी प्रकार बहुत सारी बीमारियां भी हैं जिससे भी अपनी आँख पर प्रभाव पड़ सकता है। सभी बीमारियों में आँख ग्रसित होती ही है। और आप बार बार आप बोला है कि भाई विटामिन ए की कमी से भी अपनी आँखें संबंधी परेशानी हो सके, तो ऐसा कौन सा खाने की चीज़ा है अपनी जो घरेलू रोग पे अपन उपयोग कर सका, यानी खान पान में ऐसी कई व्यवस्था करा कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए अपन लेवा तो अपने आँख संबंधी परेशानी होवे ही नहीं? विटामिन ए के को पूर्ति करने के अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके हैं। बहुत छोटा बच्चा तो अक्सर अपनी माँ के दूध से ही विटामिन ए लेता है जी। लेकिन अस्पताल में एक विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम चलता है, सभी नेशनल प्रोग्राम है ये, और नेशनल प्रोग्राम के तहत माँ को जब गर्भवती होती है महिला उस समय भी दिया जाता है और बच्चे को पैदा होते ही दिया जाता है और अप टू 6 साल तक। फिर उसके बाद आंगनवाड़ी जब वो जाता है, कई गाँव ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी जाता है, वहाँ पर भी दिया जाता है सप्लीमेंट्री डोजेज। वहाँ पर ख़ास तौर पर जो बेहद कमज़ोर वर्ग से आते हैं उनके लिए वहीं उपलब्ध है। दूसरी बात, जो वेल टू डू हैं, सभी जो खास जो भोजन है, सभी ग्रीन कलर की पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए की रिच सोर्स हैं, और लाल रंग की जैसे आप गाजर, जो कि सर्दियों में पूरे बहुतायत से अब हमारे प्रदेश में उपलब्ध रहती है, और चुकंदर। गर्मी के टाइम में देखो तो आम बहुत बड़ा साधन है विटामिन ए का सीधा, और सभी फ्रेशी फ्रूट्स जितने भी हैं इन सब में विटामिन फुल हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी काजू और बादाम दोनों ही पूर्ण रूप से भरपूर होते हैं। तो जो चीज़ भी आपके पास आसपास उपलब्ध है, अगर हरे पत्तेदार सब्जियां की बात कर लें, जैसे कि चुकंदर भी बहुतायत में मिले और आसानी से उपलब्ध भी है, अपनी आँखें के ठीक करवा के लिए ऐसी खान पान की चीज़ों ने आपने इस्तेमाल करना है जिससे आपने आँख की परेशानी हो ही ना। डॉक्टर साहब, बीच में आपने बोला कि गर्भवती स्त्री को भी विटामिन ए की दवाई दी जावे है, और आजकल देखबा में आया हो कि शुरुआती दौर में ही, मतलब बचपन से ही बच्चा की आँखें पे चश्मो चढ़ जावे, तो कहीं यहाँ पर यूँ माना कि सही पोषण ना मिलबा की वजह से भी आपने आँखों की परेशानी हो सके है?
मैंने आपको बताया कि आँख ऐसी ही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि आँख ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सभी बीमारियों से सबसे पहले इम्पैक्ट इस पे आवा है। तो बिल्कुल पोषण का बहुत प्रभाव है, और आजकल तो अपन देखते हैं कि बचपन में ही चश्मा चढ़ जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, हालांकि जेनेटिक एक मुख्य कारण है। दूसरा, आजकल जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत छोटी बाल्यावस्था में ही, चाहे माँ, आजकल माँ बाप दोनों ही आजकल नौकरी पे जाते हैं, तो बच्चों की केयर भी अच्छी तरह नहीं हो पाती। उन्हें मोबाइल दे करके बहुत देर तक उनको बहलाना का तरीका होता ही है, तो ये भी एक स्टिमुलस का कारण है, आँख की लंबाई बढ़ने का स्टिमुलस का कारण होता है। प्लस जो आप बताया विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जो कमज़ोर वर्ग है उसमें बहुत कॉमन है। और जो आपने शुरू में बात की थी हाइजीन की, बचपन के अंदर जो हाइजीन है उसके अंदर भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी बड़ी जल्दी होती है। हाइजीन सबसे पहले, और दूसरी ये जो डायरिया और दस्त वगैरह हो जाते हैं बच्चों में, उससे तुरंत ही विटामिन ए की कमी होती है। तो आपने खासी ध्यान आई रखना चाहिए। एक तो साफ सफाई को ध्यान रखा, और टाबरा की देखभाल आपने सही तरीका से करनी चाहिए, सिर्फ खुद की ही नहीं, अपना टाबरा की भी और बड़ा बुजुर्गा की भी, क्योंकि आँख सबके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो सावधानी ही बचाव है, नहीं तो आपने बहुत सारी परेशानी हो सके है, और जीवन में इतना सारा रंग है जो देखभाल से आपा वंचित रह जाएगा अगर आपकी आँखें सही नहीं होंगी। डॉक्टर साहब तो इतनी चोखी जानकारी ले अपना चौपाल में आया, बीके लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और आप सबसे आई निवेदन है कि अपनी आंखें ने संभाल के रखो, सही तरीका से सही खान पान को उपयोग करो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम।